नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। और खबरों का रुख करेंगे उत्तराखंड से। रविवार को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और उनके साथ 11 और विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। धामी को सीएम चुने जाने से पार्टी के कई सीनियर नेता नाराज थे, लेकिन शपथ लेने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। धामी के मंत्रिमंडल में सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्या, बिशन सिंह चौपाल, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, रेखा आर्या और स्वामी यतीश्वरानंद शामिल हैं। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले काफी हलचल रही। शनिवार को बीजेपी ने अचानक मुख्यमंत्री के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान कर दिया और इससे सियासी हलकों में खलबली मच गई, क्योंकि इस बात की किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि देहरादून में पार्टी हेडक्वार्टर में धामी के नाम का ऐलान होते ही सबके पहले विधायक दल की बैठक छोड़ने वालों में सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, यशपाल आर्या शामिल थे और उन्होंने बाहर निकलते वक्त मीडिया से भी बात नहीं की। आगामी विधानसभा चुनाव में अब 7 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी को अब काम करना होगा और अपने सहयोगियों के साथ साथ वोटरों का भरोसा भी जीतना होगा, और या फिर हो सकता है कि बहुत से नेता उनसे नाराजगी के चलते पार्टी छोड़कर कांग्रेस का हाथ भी थाम सकते हैं। लेकिन ये सब कब तक ठीक रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो रविवार को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और उनके साथ ही 11 और विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। धामी को सीएम चुने जाने के पार्टी के कई सीनियर नेता नाराज थे, लेकिन शपथ लेने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि धामी के मंत्रिमंडल में सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्या, बिशन सिंह चौपाल, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, रेखा आर्या और स्वामी यतीश्वरानंद शामिल हैं। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले काफी हलचल रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरीके से बड़ी हलचल हो गई थी कि जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर धामी का नाम ऐलान किया गया नाम का, हालांकि उसके पहले किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि धामी का मुख्यमंत्री के लिए नाम ऐलान हो सकता है। और अभी भी जो खबरें आ रही हैं, जो विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है उत्तराखंड में। बिल्कुल योगेश, अगर हम याद करें तो जब विधायक दल की बैठक हुई थी उसके बाद सभी के 2-4 जो बड़े नेता थे, जिसमें सतपाल महाराज, बिशन सिंह चौपाल, धन सिंह रावत और पुष्कर धामी का भी नाम चल रहा था। हालांकि नाम उनका पिछले तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस दौरान भी मुख्यमंत्री तो नहीं लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर उनका नाम चल रहा था। लेकिन किसी को ये इस बात की उम्मीद नहीं थी कि पार्टी हाईकमान जो है पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना देगा। 2 बार के विधायक हैं, संगठन में अच्छी पकड़ है, लेकिन वो इसके पहले कभी मंत्री तक नहीं रहे हैं और सीधे विधायक से मुख्यमंत्री, इस बात का अंदाजा बहुत कम लगाया गया था। लिहाजा जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता थे वो सपने देखना उन्होंने चालू कर दिया था। और जब इस नाम का ऐलान हुआ, पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हुआ, तो ये सतपाल महाराज जब बैठक से निकले तो बिना किसी से बात किए हुए, ना मीडिया में कोई स्टेटमेंट दिए हुए चले गए, एकांतवास चले गए। यशपाल आर्य भी चुटपुट नाराज बताए जा रहे थे। बिशन सिंह चौपाल भी बात में खबर आई कि वो भी नाराज हो गए, क्योंकि बहुत कद्दावर नेता, पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं उत्तराखंड के। फिर तमाम बड़े नेता हैं, हरक सिंह रावत की नाराजगी भी सामने आई। और कल शपथ ग्रहण था, आप सोचिए कितनी गहमा गहमी थी। दोपहर तक ये बात सामने आ रही थी कि तमाम जो बड़े नेता हैं, सतपाल महाराज और अन्य नेता, ये शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी नहीं होंगे। और सूत्र ये भी बताते हैं, विश्वस्त सूत्र की पार्टी हाईकमान ने, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने 2-2 दफा हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज से फोन पर बात की और पार्टी के जो प्रभारी गौतम है उनके द्वारा मान मनोबल का दौर शुरू हुआ और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं का एक दूसरे के घर आना, एक दूसरे के घर से दूसरे के घर जाना, यही कमोवेश शाम तक यही परिस्थिति और यही हलचल चलती रही। लेकिन लगातार जिस तरीके से जो हलचल है भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड में, तो आखिर ये मान मनोबल का जो दौर जारी है, आखिर कब तक चलता रहेगा? चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं
और ऐसे में जो सीनियर लीडर हैं उनकी नाराजगी जो जाहिर है, और इतने कम समय में, क्योंकि उनसे जिस तरीके से धामी से भी अगर देखा जाए तो काफी ऐसे सीनियर लीडर हैं जो कि उत्तराखंड में हैं, लेकिन उनकी चाहतों पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका कहीं खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में? बिल्कुल योगेश, आपने बहुत सही बात की, क्योंकि अब लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं। पार्टी हाईकमान ने अब जो फैसला ले लिया है वो सबको अब मानना ही होगा। अब अगर पार्टी सरकार और संगठन में पुष्कर सिंह धामी के सामने बड़ी चुनौती है कि सामंजस्य बैठाना होगा, सबको मना कर चलना होगा। और हालांकि कल मीडिया के उससे मुखातिब होने के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा भी कि सभी मुझसे ज्यादा अनुभव रखते हैं और सभी मेरे सीनियर्स हैं, और पार्टी हाईकमान ने जो मुझ पर विश्वास जताया उस पर मैं खरा उतरूंगा, छोटों को प्यार दूंगा, बड़ों का सम्मान करूंगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं जो नाराज चल रहे थे, उनको अब पुष्कर सिंह धामी का हाथ पकड़ के चलना होगा, तभी 2022 की बिल्कुल। रोहित, आप बने रहिए, आपको रोकना चाहेंगे। किशोर उपाध्याय हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं इस समय। किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। 4 साल के दौरान जिस तरीके से उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आप किस तरीके से, आप और कांग्रेस इसको किस नजरिए से देखती है? योगेश जी, सवाल मुख्यमंत्री का, सवाल विधायकों का, मंत्रियों का, मेरी चिंता उसकी नहीं है कि आप 4 बनाएं, 5 बनाएं, हर दिन एक मुख्यमंत्री बनाएं। अगर उससे राज्य का भला होता है तो जरूर करिए, लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि इन 21 सालों में, मैंने जब राज्य 18 साल का भी हुआ था तब उत्तराखंड विमर्श नाम से कार्यक्रम किया था, क्योंकि मैं एक छोटा सा अदना सा राज्य आंदोलनकारी भी रहा हूँ, बल्कि उस आंदोलन को शुरू करवाने वालों में रहा हूँ। तो मेरी चिंता अब राज्य को लेकर के है। 21 साल में अब जो है वो सारी हो जाती है, परिवार बन जाते हैं, और हम आज के दिन जो है निरंतर उत्तराखंड आज तक महंगाई के मामले में सबसे अव्वल है, पूरे देश में बेरोजगारी के मामले में सबसे अव्वल है, भ्रष्टाचार के मामले में सबसे अव्वल है, और यहाँ हम मुख्यमंत्री कुर्सी इसका खेल खेल रहे हैं। और मुझे लगता है कि तुषारापात हो गया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जो आत्मा थी, जो भावना थी, कितनी साधतें हुई, बेइज्जती हुई, सब कुछ हुआ, मेरी चिंता उसको लेकर के है। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को मखौल बना दिया है। सवाल छोटे और बड़े का नहीं होता है। हो सकता है पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छा काम करें, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश जाता है, उससे निश्चित रूप से अगर अच्छा संदेश जाएगा तो आपका मान बढ़ेगा, और अगर अच्छा संदेश नहीं जाएगा तो बदनामी होगी। तो जो कुछ भी पिछले 5 साल में हुआ है, और 5 साल से पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में जिस तरह के घाव दिए थे उत्तराखंड को, उससे उत्तराखंड की छवि मलिन हुई है, धूमिल हुई है, उसके विकास पर असर पड़ा है। और ये जो उनका निर्णय है, इससे उनको ही नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी किसी दल को नुकसान हो, लेकिन उत्तराखंड को नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरा मानना ये। किशोर जी, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जो कलह का मामला सामने आ रहा है, क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस इसका फायदा उठा सकती है? देखिए, कांग्रेस 2017 में भी चुनाव नहीं हारती। हमने 2016 में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी असम का चुनाव छोड़ करके दिल्ली आए कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, सरकार का कत्ल करते हैं, वही भाव अमित शाह जी का भी था। उसके बावजूद हमने सरकार बचाई, क्योंकि हम एकजुट थे, एक साथ लड़ रहे थे, और 10 लोगों विधायकों के छोड़ने के बावजूद हमारी सरकार बची। वो कांग्रेस और वहाँ की जनता का आशीर्वाद था, जो लोकतंत्र बचाओ हमने कार्यक्रम किया वहाँ, और पूरी जनता, पहले कांग्रेस का वर्कर और उसके बाद जनता सड़कों पर उतर आई। उसके बाद हमसे जो गलतियां हुई, तब चाहे मुझसे हुई हो, तब चाहे मुख्यमंत्री जी से हुई हो, तब चाहे दूसरे लोगों से हुई हो, हम 11 पर आ गए। ठीक, तो अगर हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, हमारे साथ मधु भट्ट जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है मधु भट्ट जी। जिस तरीके से ये जो अब खबरें सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड में अंतर्कलह जारी है, और कहीं ना कहीं जो सीनियर लीडर हैं उनके अंदर नाराजगी है, रोष है कि उनको तवज्जो न दे करके उनसे जूनियर लीडर को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाल दिया गया है। और अब क्या लगता है आपको कि आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है?
देखिए, नाराजगी की बात तो कोई नहीं है जी। दूसरा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे जितने भी आपने देखा होगा, जो कल आपने देखा होगा, सभी हमारे जितने भी वरिष्ठ जो हमारे नेता हैं, सबने एक साथ शपथ ली और माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन करते हुए ली। तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ऐसी जो नाराजगी की बात, जो अफवाहें जो चल रही थी, उनको सब समाप्त कर दिया गया कल ही। और साथ में ये कहेंगे, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के हम विकास की बात कर रहे हैं, विकास की राजनीति कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में हम विकास के मैप को लेकर ही जनता के बीच में जा रहे हैं। मधु जी हमारे साथ फोन लाइन पे अरे किशोर उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दरअसल आप तो उत्तराखंड के विकास को लेकर के कोई काम ही नहीं कर रही हैं। अगर वहां पर कोई काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी अपने विकास की ओर देख रही है, अपना विकास करना चाह रही है और शायद यही वजह है कि 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। देखिए, माननीय किशोर उपाध्याय जी जो हैं बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और क्योंकि देखिए आप खुद ही देख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में कैसी राजनीति चलती है। कांग्रेस का तो इतना जो 60 सालों से हमने जो देखा है उनका, किस प्रकार से एक ही परिवार जो है वो सत्ता पर छाया रहा, और अन्य जो चाहे उसमें कितने भी कर्मठ और कितने भी जुझारू जो नेता रहे हैं उनको साइड लाइन किया गया और उनके बदले एक ही परिवार का उसमें एक ही परिवार छाया हुआ है। और एक ही परिवार इसमें चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, चाहे वो प्रधानमंत्री बने, वही उन्हीं में से बनेगा, चाहे वो योग्य हो चाहे अयोग्य हो। तो मैं उनके विषय में ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन साथ में मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी। चलिए मधुबत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किशोर उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आगे बढ़ेंगे। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के दिए बयान पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने इस मसले पर टिप्पणी की है। मायावती ने कहा कि मोहन भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी चल रही हैं वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे पर चल रही हैं। मायावती ने कहा कि मोहन भागवत के दिए बयान किसी के भी गले से नीचे नहीं उतरने वाली। बीजेपी एंड कंपनी को कथनी करने में काफी अंतर है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत देश की राजनीति को विभाजनकारी बताकर जो कोस रहे हैं वो सही नहीं है। सच्चाई तो ये है कि बीजेपी की सरकारों की वजह से जातिवाद, राजनीति, द्वेष और सांप्रदायिक हिंसा लोगों को परेशान किया हुआ है। बसपा हमेशा ही आरएसएस की नीतियों का विरोध करती रही है। आरएसएस के बिना बीजेपी का अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है। मायावती ने कहा कि जो लोग जबरन धर्म बदलते हैं और बदलवाते हैं, ऐसे मामलों में सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन जानबूझकर इसे हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और मुस्लिम समाज को शक की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए। गौरतलब है कि यूपी के गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने अपना अहम बयान दिया था और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में रहने वाले सभी को डीएनए एक ही है, कोई अलग नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि मुसलमान यहाँ नहीं रहे वो सच्चे हिंदू नहीं है। मोहन भागवत के इन्हीं बयानों पर अब बीते दिनों से ही सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। असदुद्दीन ओवैसी, दिग्विजय सिंह समेत कई राजनेताओं ने मोहन भागवत के बयान पर टिप्पणी पहले ही दे चुके हैं। तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के दिए बयान पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस मसले पर टिप्पणी की है। असर डाल सकती है, बिगाड़ सकती है, उतनी मात्रा में राजनीति की चिंता लोगों को जोड़ने वालों को करनी पड़ती है। वो कोई भी हो, हम हो या ख्वाजा साहब जोड़ने चले, वो भी, उनको भी चिंता तो करनी पड़ेगी। परंतु राजनीति इस काम का औजार नहीं बन सकती, इस काम को बिगाड़ने का हथियार बन सकती है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, और ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा।
जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, वे भारतीय संविधान की उसकी सही मानवतावादी मंशा के मुताबिक चलने की बजाय ज़्यादातर आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे पर ही चल रही हैं। यह आम चर्चा है, जिस कारण समाज व देश में तथा आर्थिक क्षेत्र में भी हर तरफ बेचैनी, अराजकता, हिंसा, तनाव एवं अफरा तफरी का ही वातावरण व्याप्त है, जो अति दुखद व स्पष्ट। तो शिवसेना के नेता संजय राउत ने बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते पर बड़ी बात कहते हुए कहा है कि उनके बीच किसी तरह की दुश्मनी नहीं है। संजय राउत ने मीडिया कर्मियों से कहा है कि हम भारत पाकिस्तान नहीं हैं। हाँ, हमारे राजनीतिक रास्ते अलग जरूर हैं, लेकिन हम दोस्त हैं और हमारे बीच दोस्ती बरकरार रहेगी, ठीक जैसे आमिर खान और किरण राव की तरह। संजय राउत और बीजेपी के पूर्व मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार के बीच हुई मुलाकात के बाद से महाराष्ट्र में सियासी अटकलें गर्मा गई हैं। दोनों के बीच हुई मुलाकात के बाद लगातार बन रही बातों के बाद संजय राउत ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हम सामाजिक कार्यक्रम के दौरान मिले हैं वहां, और इसके साथ ही हालांकि उनके बीच कई मुद्दों को लेकर के मतभेद जरूर है, उन्होंने कहा। वहीं फडणवीस से मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या दो पूर्व सहयोगियों को एक बार फिर से साथ देखा जा सकता है, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। वहीं पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी और पूर्व सहयोगी शिवसेना किसी प्रकार से एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हालांकि उनके बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद जरूर है। वहीं फडणवीस से मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या दो पूर्व सहयोगियों को एक बार फिर से देखा जा सकता है। इस मुद्दे पर उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि समय यथा संभव को देखते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। मतभेद जरूर है, और मैंने भी तो बहुत दिनों से आपके साथ ये बोल रहा हूँ ना कि हम क्या भारत पाकिस्तान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है। नहीं, मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं पॉलिटिकली। और फडणवीस साहब का भी यही कहना है, राजनीति में अगर रास्ते अलग होते हैं, आप देखो आमिर खान और किरण राव रास्ते अलग हो गए लेकिन दोस्त हैं, बोला ना, वैसे है ये, रास्ते अलग है लेकिन दोस्ती कायम है, दोस्ती रहेगी राजनीति में। इसका मतलब ये नहीं। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।